2004 से पहले पहले मैं 16-17 साल का था, जब से ही मैं काटता आ रहा हूँ, क्योंकि 17 साल की उम्र में मैंने काटना लोगों को शुरू कर दिया था। कोई लवारिश बॉडी जा रही है वो भी काट देता था, कोई डूबता था वो भी काट देता था, किसी चीज़ की कभी कोई गौर नहीं करी। कोई जिंदा काट दिया, जावे अपना माता रानी का नाम लेके प्रसाद चढ़ा देना, अपना घर आराम से बैठना, दोबारा इसे नहीं मत आना। ये तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सुखराम के सामने कभी कोई डूबा हो। मैं लगभग 5,000 से ऊपर काट चुका हूँ लोगों को। 5,000 कितने सालों में? ये 36-37 सालों में 5,000 डेड बॉडी से ऊपर काट चुका, जिंदे और मुर्दे। घर तो बाबूजी बस ये कैसे तैसे करके जमुना में अपना गोते मार मार के कहीं सिक्के काट लिए, पुराने सिक्के काट लिए, या कोई ऐसे कोई धातु मिल जाती थी जिसे बेच के अपने घर का खर्चा चलाता था। 2004 में मंजूर कमेटी करी थी, उस समय सीएम चौटाला थे, उन्होंने नौकरी मंजूर करी थी। उस समय ये भी मेरे पे सारी अखबार कटिंगें हैं, उसमें लिखा था सुखराम को दिया 3 महीने का रोजगार। तो मैंने वो 1 महीने बाद मैंने एप्लीकेशन ठोकी, मैं सर अगर 3 महीने का आप रोजगार दोगे बरसात तो बाकी मैं 9 महीने क्या करूँगा। मेरे पे आज भी उसका पक्का रिकॉर्ड है कि उसमें अखबार में दिया सुखराम को दिया 10,000 का नाम, जब मैंने लिफाफा खोला तो उसमें 2,000 का चेक निकला। 2015 में जब मुझे सम्मानित किया गया तब भी वादा किया गया आपको नौकरी दी जाएगी, 2015 में भी नहीं थी। अब हम तो इसकी आदी हो गया, हमें पता कुछ मिलना तो है नहीं है, तो सरकार से किस बात की उम्मीद करें। बेटी तो 11 साल की है, स्कूल पढ़ती है। बेटा 21 साल का दुकान पे, सोफे की दुकान पे बैठा हुआ है, शॉप ली हुई है किराए पे, तो वहीं से अपना किराया बड़ा रोटी दाल रोटी चल जाती है। कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा होता है। जी हाँ, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो भी कुछ इसी तरह की हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई जानें बचाई हैं। आज हम यमुनानगर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सुखराम जी। सुखराम जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सुखराम जी, आपने किस तरह से लोगों की जानें बचाई हैं, जरा बताइए अपने बारे में। हमारा तो बचपना बाबूजी 5-6 साल के थे हम, तो दोनों भाई थे हम 5। मेरा भाई मेरे से बड़ा था 2 साल, वो 8 साल का था, मैं 6 साल का था। जब 2 साल का था तो माँ मर गई थी। उस समय हम आज़ाद थे, ना स्कूल जाते थे ना कुछ करते, यहाँ से निकल के जमुना पे चले जाते थे नहाने धोने के लिए। धीरे 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 मेरा बड़ा भाई तैरना सीखा, मेरा बड़ा भाई तैरना सीख गया। लगभग उसके 1 साल बाद उसने मेरे को 1 दिन में ही तैरना सिखा दिया था, क्योंकि वहाँ ना एक खड्डा हुआ करता था, पानी आगे चलता था, उसमें पानी 6 फुट था लेकिन आगे 2 फुट पानी रहता था। तो उसने कहा चल मैं तेरे को तैरना सिखाता हूँ। पानी तेज था, वो मेरे को उन्होंने धक्का दिया, आगे जाके खड़ा होकर मेरे को काट लिया। 2-3 बार ऐसे करके काटा, तो लगभग मैं 3 से 4 घंटे में, गर्मियों का टाइम था, सीख गया था उसी दिन। 1 दिन में मेरे को तैरना सिखा दिया था। नाम उनका दिलावर था। आपने तैरना सीख लिया, पर फिर लोगों को बचाने का सिलसिला जो है वो कहाँ से शुरू हुआ? बस 10 साल की उम्र में मैं बढ़िया तैर लेता था, अच्छा तैर लेता था। 10 साल की उम्र में नहाते धोते रहे, काफ़ी टाइम तक नहाते धोते रहे। जब मैं 16-17 साल का हुआ तब मेरा भाई गोताखोरी करता था। मेरा भाई मेरे से 2 साल पहले सीखा था, तो गोताखोरी करता था। क्या है कि उसे थोड़ा दारू पीने का ऐब लग गया था। कोई डेड बॉडी थी यहाँ पुराना पुल पे, जो सहारनपुर वाला पुल टूट गया अब तो, वहाँ एक किकर का पेड़ हुआ करता। उस किकर के पेड़ के नीचे ना 10 फुट नीचे कोई बॉडी फंसी हुई थी। वो था कोई जगाधरी का, कोट पैंट उसने पहना था, सर्दी का वो टाइम था, क्योंकि वो पानी के ऊपर से 6 फुट से दिख रहा था नीचे। तो मच्छी वाला में विश्वकर्मा वाले का मेरा जन्म है, तो मच्छी मल्ले में उससे मैं आया मच्छी वाला पे। उन्होंने कहा भाई रात को तो बॉडी कोई नहीं काटेगा, दिलावर काट पाएगा। तो मेरे भाई को ढूंढा, मेरे भाई के साथ मैं बैठा था, खाना खा रहा था, तो मेरे भाई को ले गया। मेरा भाई ने कहा रहा है काट दूंगा जी, थोड़ी सेवा पानी करनी पड़ेगी, मेरे को ठंड बहुत लगी, कि मतलब तो पैक पुक मंगाना पड़ेगा। तो मैंने चल देख, मैं चल भाई मैं भी आज मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, देखते हैं होता है क्या, कैसे बॉडी काटते हैं। तैरना तूने सिखाया है तो मैं भी देख लूँगा लाश कैसे काटा करते हैं, मेरे को भी डेट खुल जाएगा, आज किसी की सेवा में काम आएगा। तो कहने लगा चल। बस वो ठंड बहुत ज़्यादा थी, उसने एक अधिया उदिया मंगाया, वहाँ पे पी के वो तो हो गए टुल। उसके बाद मेरे को नहीं लगा कि पानी में जा पाएंगे, क्योंकि पानी में उनको कंडीशन आधी एकदम अधिया पी गए थे, कुछ वो खाली पेट आए थे काम पे से, उन्होंने जल्दी जल्दी में अधिया पी लिया। उनकी थोड़ी देर तबीयत मुझे ऐसे लगी, तो मतलब गाली गलौच वैसे करने लगी है, ऐसे वैसे हैं। तो फिर मैंने कहा बाबूजी ऐसे करो, आप रस्सा लाओ, मैं काट दूंगा। कह रहे तैरना आता है तेरे पे? मैं हाँ तैरना आता है। कहते 300 में मैं आता है अपना। अब 17वें साल में 16-17 साल का मैं हो गया, अब छोटी उम्र कहाँ रहेगी।
तो जी वो रस्सी जाके खेड़े मोहल्ले में जाके कहीं इसे रद्दो रोड पे से रात को कहीं जाके किसी जानकर के वहाँ से खुलवा के रात को 9:45 बजे तो रस्सी रुस्सी लेके आए। रस्सी रुस्सी लेके आए तो मतलब 10:30 11 11:45 का टाइम हो गया। कह रहे ठीक है आप पैर में उसका फंदा बना देते हैं तो पैर में फंसा के आ जाना। मैं कोई बात नहीं जी। मैं अच्छा तैर लेता था। मैं रात को नीचे गया 9:30 10 फुट पानी में। मैं उसको उसको पैर तो मेरे को दिखा नहीं, अंधेरे का टाइम से जैसे टॉर्च मारे थे उसका पैर दिख नहीं पाया। मैं उसके गले में रस्सी फंसा के और आ गया। मैं जी खींच लो बाहर। उसके बाद उन्होंने बाहर खींचा। कोट कोट पैंट सा सारा फंसा हुआ था उसका कांटे कुंटों में। बाहर खींचा करे तो ये हो गया वो हो गया, करे तो गले में फिर से रस्सी फंसा के आ गया। ये हो जाएगा हो जाएगा। मैं भाऊ जी बंदा आपका 4 दिन पहले मर गया। अब इसमें क्या पुलिस करेगी क्या करेगी, सबको पता है 4 दिन पुरानी बॉडी है। इसमें किसी ने फांसी देके तो मारा ही नहीं, मतलब गाली गुलूज करने लगे। फिर मैं वहाँ से ही पैदल ही आ गया अपने भाई को लेके। एक रिक्शा वाला बेचारा वाला तांगे वाला रिक्शा वाला था, वो बेचारा भला था। वो कह रहा चल मैं छोड़ दे, तो मैंने विश्वकर्म मेले में जाना है। उस वो घर पे आया, फिर उसने 20 रुपये मर से लिए। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ कि आप लोगों की डेड बॉडी और जो यमुना नदी में डूब जाते थे, जिनको आपने जिंदा भी बचाया है, कब से, ये किस सन की बात है? ये 2004 से पहले पहले मैं 16 17 साल का था, जब से ही मैं काटता आ रहा हूँ। क्योंकि 17 17 साल की उम्र में मैंने काटना लोगों को शुरू कर दिया था। कोई लवारिस बॉडी जा रही है वो भी काट देता था, कोई डूबता था वो भी काट देता था। किसी चीज़ की कभी कोई गौर नहीं करी। कोई जिंदा काट दिया, जाबे बना माता रानी का नाम लेके प्रसाद चढ़ा देना, अपना घर आराम से बैठना, दोबारा इसे नहीं मत आना। अब तक कितने लोगों को आप निकाल चुके हैं यमुना नदी से? मैं लगभग लगभग 5,000 से ऊपर ऊपर काट चुका हूँ लोगों को। 5,000 कितने सालों में? ये 36 37 सालों में 5,000 रुपये से 5,000 डेड बॉडी से ऊपर काट चुका हूँ, जिंदे और मुर्दे। जिंदा और मुर्दा दोनों, जिंदा और मुर्दा 5,000 से हाँ ऊपर। ऊपर ऊपर काट चुका हूँ मैं 36 साल में। मतलब ये 37वां साल चल रहा है। अभी भी मैं जाता हूँ, जैसे मैं बेला होता हूँ, अब तो मेरे हाथ में चोट है। जैसे बेला होता हूँ, कोई लवारिस कोई या डेड बॉडी या कोई किसी का डूब गया या मेरे सामने डूब रहा है तो मेरा फर्ज बनता है काटने का। मैं काट देता हूँ। मतलब ये हिम्मत नहीं आ रही है, काम चलता रहेगा जब तक जिंदा रहूँगा। तो इतने सारे लोगों को आपने जिंदा भी निकाला है, डेड बॉडीज निकाली हैं, तो आप इसके अलावा और क्या करते हैं? आपका जीविकोपार्जन जो है वो कैसे चलता है, घर कैसे चलता है? घर तो बाबूजी बस ये कैसे तैसे करके जमुना में अपना गोते मार मार के कहीं सिक्के काट लिए, पुराने सिक्के काट लिए, या कोई ऐसे कोई धातु मिल जाती थी जिसे बेच के अपना घर का खर्चा चलाता था। लेकिन अब जो है अब वो समय नहीं रह गया। अब जब से घर में बेटी हुई है, जब से मतलब ये धंधे कम कर दिया, इमरजेंसी मतलब जमुना पे सारा दिन बैठना बंद कर दिया। अगर बेले हों तो जाएंगे, चाहे सारा दिन वहीं रहेंगे। क्योंकि घर पे तो कभी बैठा ही नहीं मैं ज़िंदगी में। बेला हूँ तब भी मैं जमुना पे ही सारा समय निकलता है। कभी दादूपुर चले जाता हूँ, कभी हथनी कुंड चले जाता हूँ, कभी इधर खिदराबाद चले जाता हूँ। जाता ही रहता हूँ मतलब जमुना किनारे किनारे। तो कितने सिक्के निकाले हैं अब तक? सिक्के तो बाबूजी मेरी गिनती कोई नहीं है। मैं कम से कम कुंटलों के हिसाब से बेच बेच के खा गया हूँ। कुछ में चांदी के भी निकाले, तांबे के भी निकाले। तांबे के तो बहुत ज़्यादा बेच के खाए। चांदी के भी बेच बेच के खाता रहा अपने घर परिवार को चलाने के लिए। तांबे के बेच के खाता रहा, मतलब ऐसे करके रखा। जमुना मैया ने किसी के आगे हाथ नहीं पसारने दिया। हाथ पसारा था सरकार के आगे, लेकिन उन्होंने कुछ दिया नहीं बाबूजी आज तक। सरकार ने किसी तरह का कोई सम्मान राशि या फिर आपको कभी जॉब ऑफर हुई, नौकरी ऑफर हुई कि आप इतना काम करते हैं, चलिए आपको एक गोताखोर की ही नौकरी दे दी जाए? 2004 में मंजूर कमेटी करी थी, उस समय सीएम चौटाला थे। उन्होंने नौकरी मंजूर करी थी। उस समय ये भी मेरे पे सारी अखबार कटिंगें हैं। उसमें लिखा था सुखराम को दिया 3 महीने का रोजगार। तो मैंने वो 1 महीने बाद मैंने एप्लीकेशन ठोकी। मैं सर अगर 3 महीने का आप रोजगार दोगे बरसात बरसात, तो बाकी मैं 9 महीने क्या करूँगा। तो उन्होंने फिर 1 हफ्ते बाद मेरे को नौकरी करी। सुखराम को दिया 12 महीने का रोजगार, और सुखराम को दिया 10,000 का इनाम। तो मुझे तो 10,000 के इनाम कहने के बावजूद भी जो लिफाफा 10,000 का बोला था उसमें 2,000 का चेक मिला था। मेरे पे आज भी उसका पक्का रिकॉर्ड है कि उसमें अखबार में दिया सुखराम को दिया 10,000 का इनाम। जब मैंने लिफाफा खोला तो उसमें 2,000 का चेक निकला। अब मेरे 8,000 भी कौन खा गया मुझे नहीं पता। वो चेक आज भी है आपके पास? आज भी मेरे पास है वो चेक सर। ये वो चेक है जिसमें। देखिए इस पर और 13/8/2004 की तारीख पड़ी है और सुखराम जी का नाम है, और 2,000 रुपए का ये चेक है इंडियन ओवरसीज बैंक का। ये आप देख सकते हैं। इसी के बारे में ये बता रहे हैं कि कहा गया था कि 10,000 रुपए का चेक मिलेगा, 10,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन जब चेक आया तो वो सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए का आया। ये वो कटिंग थी जिसने दिया था। सुखराम को दिया 10,000 का ये इनाम। इनके पास ये कटिंग भी मौजूद है, मैं बताना चाहूँगा आपको। ये आप देख सकते हैं, डीसी ने दिया 10,000 का इनाम। अखबार में तो छप गया कि डीसी ने दिया 10,000 का इनाम, लेकिन जब वो चेक आया घर में तो वो 2,000 का आया।
तो इसके बाद फिर आपने सरकार से गुहार नहीं लगाई कि बहुत लगाई गुहार, एप्लीकेशन बहुत ठोकी, कोई कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चल चल के मतलब इतना बुरा हाल हो गया कि मैं फिर छोड़ ही दिया। मुझे पता कुछ मिलना तो है नहीं है, तो मैं जाके अपना जमुना पे बैठूँ, जो सेवा कर रहा हूँ अपने से, मेवा तो मुझे वहीं से मिल रहा, तो मैं वहीं पे जाके बैठूँ। तो घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर क्या करते थे आप? मैं 84 में ना काम सीखने लगा था, छोटा सा, तो काम सीख के मैंने 2 3 3 साल काम सीख के छोड़ दिया था। सोफे सोफे वगैरह बनाता था, तो वो छोड़ दिया था मैंने। जो काम मैंने छोड़ा था, आज वो काम, वही काम मेरे को काम आ रहा है, क्योंकि मुझे कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं मिला, ना सरकार से मिला, ना किसी प्राइवेट से मिला, ना किसी संस्था से मिला, किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। जो काम मैंने छोड़ा था, आज मुझे वही काम मेरे को सफल हुआ, और उसी काम में बरकत है अपनी, वही काम से रोटी पानी चल रही है। अभी कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? सदस्य तो हम 4 हैं, एक बेटा एक बेटी, बस हम 2 जने। तो बेटा बेटी क्या करते हैं? बेटी तो 11 साल की है, स्कूल पढ़ती है। बेटा 21 साल का, दुकान पे, सोफे की दुकान पे बैठा हुआ है, शॉप ली हुई है किराए पे, तो वहीं से अपना किराया भाड़ा, रोटी दाल रोटी चल जाती है। आप खुद ही बनाते हैं सोफे? खुद ही बनाते हैं जी। उससे अच्छी कमाई हो जाती है? ये एक अच्छी कमाई तो कर नहीं कह सकते, रहते तो आज भी मैं किराए में, उसमें भी दाल रोटी ही चलती है, क्योंकि अगर अच्छी कमाई होती तो आज मैं अपने मकान में बैठा होता। 35 40 साल बर्बाद भी करे, उसके बाद भी मैं किराए पे हूँ, तो मेरा कोई सुख नहीं हो मतलब सरकार से। इसी बात में है कि चलो, किसी के आगे भीख मारने की वजह, चौक पे तसले ठाने की वजह, आज अपना हुनर हाथ में है कि रोटी कमा के खा रहे हैं, किसी के आगे नहीं, हाथ नहीं पसा रहे। तो 2004 के बाद ऐसा मौका नहीं आया जब आपको सरकार ने सम्मानित किया हो, या सरकार को आपकी याद आई हो कि सुखराम जी हैं जो इतना भलाई का काम करते हैं, लोगों की जान बचाने का काम करते हैं, जो लोग डूब चुके हैं उनके शव निकालने का काम करते हैं? 2015 में भी सर ये जो कार गिरी थी, 2015 में भी कार गिरी थी, मैं तो कल रात को ही बता दिया था कि यहाँ पे ये कार 200 पुल से 200 गज की दूरी पे पड़ी है, सुबह मिल जाएगी। वो दूसरे दिन भी कार मैंने ही काढ़ी, लेकिन उसके बाद 2015 में जब मुझे सम्मानित किया गया, तब भी वादा किया गया आपको नौकरी दी जाएगी, 2015 में भी नहीं दी। अब हम तो इसकी आदी हो गया, हमें पता कुछ मिलना तो है नहीं है, तो सरकार से किस बात की उम्मीद करें? जो कुछ नहीं करता उसको सरकार सैलरी दे रही है, चाहे डीसी रेट पे दे रही है, चाहे कैसे भी दे रही है, उसको सैलरी दे रही है। मतलब मेहनत कर रहे हैं हम लोग, उसके बावजूद भी हम डेड बॉडी काटते रहे, वगैरह वगैरह हम काटते रहे, कहीं भी कोई जिंदा काटे या मुर्दा काटे, उसके बाद हमारा नाम नहीं, नाम सरकारी गोताखोर या दूसरे गोताखोर अपना नाम वहाँ लिखा ले रहे हैं। तो मतलब इस सेवा करने का भी एक ना मजा नहीं रहा। पहले सेवा करने से मन में भावना जागती थी भी हम सेवा कर रहे हैं। आज हम सेवा करते हैं ना, तो मन में ये दुख रहता है कि हमारा फायदा कोई और उठा रहा है, इस करके सेवा करने का मजा नहीं आ रहा आजकल। ना कुछ लगा अंदर से, कोई भावना जागती है चल हम सेवा करें। इस वजह से थोड़ा ना दूर दूर होते जा रहे हैं हम लोग। लेकिन यह है, फिर भी अगर हमारे आगे कोई डूब रहा है, मानव जाति के अनुसार हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको काढ़े, और निकालते हैं आप? निकालते हैं, 100% निकालते हैं। इस चीज़ में नहीं पीछे भागते, ना ही कभी भागे। ये तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि सुखराम के सामने कभी कोई डूबा हो। मैं 56 साल का जरूर हो गया, लेकिन मेरे सामने कोई नहीं डूबा आज तक। तो अब आपके साथ कोई और भी है जो शवों को निकालने का या डूबे हुए लोगों को निकालने का काम करते हैं, या फिर आप अकेले ही हैं, या नहीं फिर नहीं, कोई आप जिसे आपने सिखाया हो, ऐसा भी है? बस मेरा एक चेला है राजीव, उसके अलावा यमुनानगर में कोई भी नहीं। अब यमुना में जो भी डूबता मरता है, काटता है, जब डेड बॉडी, सब वो राजीव गोताखोर काटता है। उस पे सारे साधन, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ है उस पे। लेकिन उसका भी 15 20 साल से कुछ प्राइवेट गोताखोर उठा रहे थे, लेकिन अब उस फायदा है। अब वो जो भी कोई काम करता है, उसको लाइव चलवा देता है मीडिया के माध्यम से। मीडिया जो आजकल सही है, वो एकदम सही खबरें देती है, मतलब वो हेर फेर नहीं करती, वो एकदम डायरेक्ट लाइव बना चला देती है। तो उसमें उसका नाम रहता है, उसका नाम कोई काट नहीं पाता। जब तक वो नई लाइव चल रही थी, जब तक उसका फायदा सारे कोई उठा रहे थे। आज उसका फायदा कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूँ कि जो मेहनत करता है उसका फायदा कोई ना उठाए। सरकार तो उठा ही रही है, लेकिन उसके बाद प्राइवेट उसके वो भी उठा लेते हैं। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? सरकार से गुहार तो कुछ ही नहीं लगाना, अब रही क्या सरकार के पास, सरकार को देती तो है नहीं, सिर्फ आश्वासन संतुष्टि, इसके अलावा कुछ नहीं सरकार के पास। 35 36 साल में यही मिला और यही मिलता रहेगा। सरकार मतलब यहाँ के कोई भी प्रशासन है, सारा ऐसे ही है। कई सरकारें आई, बदली अदली अदली बदली, कुछ नहीं हुआ आज तक। किसी भी सरकार ने आपको सही मायने में कोई मदद नहीं दी? कोई मैं सारे बाबूजी, हमारे लिए तो सारे प्रशासन, सारी सरकार ऐसे ही निकली, सब अपने अपने रोटियां सेकते और चलेते हैं। वोटबंदी के बारे में जब कोई काम पड़ता है जमुना किनारे, सब नेता पेता सब आते हैं, लेकिन अपनी रोटियां सेकते हैं और चले जाते हैं, वाह वाह करते हैं और बस चले जाते हैं, कुछ नहीं करते। आपके लिए कभी किसी ने कुछ नहीं किया? हमारे लिए बाबूजी सरकार तो सरकार, प्राइवेट ने भी आज तक किसी ने कुछ नहीं किया आज तक। भूतेरे जो रजवाड़ों को हमने काढ़ा जिनमें से, सिर्फ थैंक यू बाय बाय धन्यवाद यही मिलता रहा है, और आगे भी हम इसी की उम्मीद करते हैं। एक आप कह रहे थे कि आपने बहुत सारे सिक्के भी इस दौरान निकाले हैं,
तो कुछ बता सकते हैं कि कितने सिक्के निकाले और फिर उन सिक्कों का आपने क्या किया? क्या आज भी वो सिक्के हैं आपके पास मौजूद हैं? सिक्के तो मेरे पास बाबूजी कुछ मात्रा में, अगर मैं शुरू से इकट्ठा कर रहा हूँ तो कम से कम 15-20 कुंटल मेरे पे सिक्के होते हैं, अगर मैं 40-45 साल से इकट्ठे कर रहा था। ये तो वैसे ही थोड़े थोड़े जो मैं जेब में ला के घर में घेरता रहा, एक साइड में पटकता रहा, वो धीरे धीरे करके इकट्ठे हो गया। नहीं तो चांदी और सोने के तो मिलते रहते थे, हम बेच बेच के खाते रहते, घर का खर्चा चलाना है, बच्चे पालने हैं, क्या करें। सरकार से आश्वासन हो तो ये सारी संपत्ति है, जो भी मैं काटता सरकार के उसमें जमा कराता, लेकिन सरकार क्या करती, कुछ नहीं करती। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि ये सिक्के दिखाएं यहाँ पर। ये कुछ सिक्के हैं जो इन्होंने निकाले हैं, हालांकि इनका कहना है कि इन्होंने क्विंटल के हिसाब से सिक्के निकाले हैं, लेकिन अभी जो हमारे सामने पड़े हैं वो भी भारी तादाद में सिक्के हैं। और बड़ी बात ये है कि ये सिक्के जो हैं वो बहुत ही पुराने हैं। एक सिक्का जो मैं उठा रहा हूँ ये 1934 का सिक्का है। मैं चाहता हूँ अपने कैमरामैन को कि ये दिखाएं। 1934 का सिक्का है और ये सिक्का जो है ये जॉर्ज सिक्स्थ लिखा हुआ है यहाँ पे, इनका ये सिक्का है। और इसके अलावा और भी सिक्के हैं। ये जॉर्ज किंग का एक सिक्का है मेरे हाथ में, जॉर्ज सिक्स्थ किंग एम्परर। जी हाँ, और ये 1945 का सिक्का है। ये देखिए, ये 1945 1945 का ये सिक्का है। तो इस तरह के सिक्के इन्होंने निकाले हैं। इसके अलावा भी और तरह तरह के सिक्के हैं। एक यहाँ पे एक सिक्का है जिसके बारे में ये बताते हैं कि ये राम राज्य का सिक्का है क्या, कुछ ऐसा ही राम है ये राज्य के सिक्का। टाइम का बताते हैं सिक्का, कहते हैं राम राज्य के टाइम का है, लेकिन वैसे ही मैंने जमुना में मिला था, धर लिया था, क्योंकि इसमें पीछे पूरा सारा परिवार छपा हुआ है। आगे राम लक्ष्मण है, राम लक्ष्मण आगे, पीछे पीछे सारे परिवार, हनुमान, सब कुछ संस्कृत में लिखा हुआ है। तो देखिए ये इस तरह का एक और सिक्का है बड़ा अच्छा, इसे भी ये कुछ कहते हैं कि अरबी अरबी भाषा में, में है। अरबी भाषा में है कुछ, कोई सिक्का है। और क्या ये बताया जाता है कि ये मुगलों के समय का सिक्का ये है? मुगल राज के टाइम का है, सन 995 का बताते हैं सिक्का, किसी मौलवी ने बताया था, ये सन 995 का है ये। मुगलों से भी पहले का है, हाँ। क्योंकि मुगल जो हैं वो 1526 में हिंदुस्तान में आए थे। तो यानी ये मुगलों से भी पहले का सिक्का है। तो इतने पुराने पुराने सिक्के जो हैं इन्होंने निकाले, और देखिए कितनी भारी तादाद में हैं यहाँ ये सिक्के। ये जो आपके बचपन में, अगर आप 90s में आपका बचपन था तो ये 10 पैसे 20 पैसे ये हमने भी इस्तेमाल किए हैं और आपने भी देखे होंगे। फिर एक ऐसा दौर आया कि 10 और 20 के सिक्के बंद हो गए, फिर 25 के सिक्के भी बंद हो गए। ये कुछ और सिक्के हैं, ये इस तरह, ये एक पैसा है, ये एक पैसा है, ये बीच में से कटा हुआ है। और ये 1944 1944 का ये एक पैसा है। और ये देखिए ये भी है। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने इतनी यमुना की सेवा की और यमुना ने इन्हें दिया भी। तो ये सिक्के और उसके अलावा इनका धनोपार्जन, इनकी जीविका जो है वो भी इन्हीं सिक्कों से कहीं ना कहीं चली है। इन्हीं सिक्कों के कारण तो बाबूजी मैं भुखमरी से बचता रहा, अपने बच्चे पालता रहा, किराए पे भी रहा, लेकिन किराया भाड़ा सब जमुना मैया देती रही, क्योंकि इन्हीं सिक्कों को काट काट के मैं बेचता रहा और खाता रहा। जो थोड़ा सा दिख जाता था मैला, उन्हें एक साइड में कर देता था, घेर देता। जब वो इकट्ठे हो जाते थे, मैंने कहा चलो अभी इसे क्या बेचूं, पड़ा रहने दे। लोग लेने भी आते रहे, कोई एक ले गया, कोई दो ले गया, कोई 10 ले गया, ऐसे ठाटा के ले जाते रहे। अगर वो भी ना ले जा रहे होते तो वो भी कम से कम 50 किलो सिक्का मेरे पे ऐसे ही पड़ा होता। कुछ इसमें सोने चांदी के सिक्के भी थे। सोने चांदी के नहीं वो, लेकिन हालत के अनुसार बिकते चले गए, क्योंकि चांदी और सोना तो सबसे पहले बेचता था जब मिलता था। जैसे घर के खर्चे इतने होते थे कि किसी के हाथ पास आने की वजह जमुना मैया के जो मिला उसी को बेचता रहता, खाता रहता था। सोने के सिक्के लगभग 5-6 मिले, से ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन चांदी के सिक्के तो हज़ारों की संख्या में मिले। ये तो हर साल मिलते हैं, चांदी के सिक्के अभी भी मिलते हैं। अभी भी मिलते हैं। हाँ, अभी भी हर साल जैसे सर्दी आएगी 2-4-5 मिल जाएंगे, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जेब में पैसे नहीं होने के कारण वो बेचने पड़ जाते हैं। कहते हैं कि सिक्के अगर आपकी जेब में हैं तो आपका सिक्का जो है वो खूब चलता है। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और है। सिक्के तो बहुत हैं, लेकिन सिक्का जिस हिसाब से चलना चाहिए, हालांकि गोताखोरी में इनका सिक्का जितना है उतना किसी का, खासकर यमुनानगर में तो नहीं है। लेकिन सरकार को इनके बारे में और इनके हुनर के बारे में कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए, ताकि इनकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी बने और अच्छी गुजर सके। हम भी अपनी ओर से सरकार से ये गुहार लगाते हैं कि इनके जीवन को और इनकी आर्थिक मदद की जाए, ताकि इनका जीवन जो है वो सुधर सके, इनका, इनके बच्चों की पढ़ाई जो है वो अच्छी हो सके।
आप अपनी तरफ से सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो सरकार से यही कहना चाहता हूँ, या तो मुझे कोई ऐसा सरकारी कमरा दे दो, मुझे चाहे सैलरी ना दो, एक मेरे बच्चों की स्कूल की पढ़ाई हो जाए, मेरे को किराए से बच जाए, बस और कुछ नहीं मांगना चाहता सरकार से। अगर कोई ऐसी जगह सरकारी पड़ी हो, कमरा बना हो, मैं अपना गुजर बसर वहाँ कर सकता हूँ, यही मैं चाहता हूँ सरकार से। और तो सरकार ने ना तो मुझे कुछ देना, ना मैं कुछ इस चीज़ की उम्मीद कर सकता, कोई फ़ायदा नहीं है सरकार के आगे। अब मैं बोल के भी बोलूँगा तो कहते हैं अपनी जैसी अपनी ज़बान है वैसे ही वो खटास पैदा होगी, क्योंकि सरकार से कोई आश्वासन मिला नहीं है, किस मैं उम्मीद में करूँ। अब मैं कि सरकार के लिए किसी काम का नहीं हूँ, 50 साल पार हो गया, ना सरकार मुझे कुछ दे सकती है, ना मैं सरकार से कुछ ले सकता, क्योंकि सरकार से उम्मीद नहीं करी जा सकती। जिस समय उम्मीद थी उस समय चल रही थी। अब तो चलो बेटा भी जवान हो रहा है, अब रोटी पानी का चलो सुख हो रहा है, चलो बेटा कमा के दे रहा है, सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। सरकार को तो हमने बहुत साथ दिया, 24 घंटे दिए। आज भी कोई सरकार से की तरफ से सरकारी मुलाजिम या कोई पुलिस कांस्टेबल या कोई ऐसा कर्मचारी आ ही जाता है, भाई ऐसा हमारा हेल्प करो, तो हम हेल्प के लिए निकल जाते हैं, रातों रात निकल जाते हैं, हम रात दिन एक कर देते हैं। लेकिन हम किसी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार से तो बतेरी सरकार आई गई आती रही जाती रही, किसी ने कुछ नहीं करा। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, मोस्ट वेलकम, ठीक है जी, आपसे बाद में मिलते हैं, यही चलता रहा। अपनी जिंदगी के 35-36 साल इन्होंने यमुना नदी के किनारे बिताए और करीब करीब 5,000 से ज़्यादा शव और जिंदा लोग निकाले। उनमें 5,000 में जिंदा और शव दोनों ही शामिल हैं जो इन्होंने निकाले। सरकार ने सिर्फ आश्वासन दिया, या दिया तो 10,000 का चेक अखबारों में, और असल में जो आया वो 2,000 का चेक। ऐसे इंसान जो किसी दूसरे की जिंदगी को बचा रहे हैं या फिर उनके शवों को निकाल रहे हैं और उनके परिजनों को सौंप रहे हैं, ऐसे इंसान को अगर जिंदगी में ये मोड़ देखना पड़े तो फिर लोग परोपकार की बातें ही क्यों करें, लोग परोपकार करें ही क्यों। हम अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि सुखराम जी की जिंदगी जो है उसको थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए सरकार ज़रूर इनके बारे में सोचे और कुछ न कुछ मदद इनकी और इनके परिवार की जाए। कैमरामैन धर्मप्रीत के साथ यमुनानगर से संजीव कुमार। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।